अध्याय 129 चूहे के आकार की विभीषिका। दानव 4 सिर वाले थे, प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर तक पहुंच रही थी। उनके शरीर पर घने काले बाल थे, उन पर बैरल के आकार के खूंखार चूहे के सिर, लहू रंग की आंखें और एक बेहद क्रूर स्वभाव था। ये चूहे के आकार की विभीषिकाएं सामान्य चूहे के राक्षसों से भिन्न थीं। वे जमीन पर नहीं रेंग रहे थे, बल्कि चूहे मानव के रूप में सीधे खड़े थे। उनके शरीर फूले हुए थे, मोटे खंभे जैसे हाथ थे। उनके विशाल शरीरों पर मुड़े हुए अंग और भयंकर छोटे चूहे के मुंह उनके शरीरों पर अजीब तरह से उलझे हुए थे। इससे भी ज्यादा विचित्र उनका निचला आधा हिस्सा था, जिसमें 2 पंक्तियों में कुल 6 पैर थे। सभी चूहे के पंजों जैसे दिखते थे, जो बहुत ही अजीब लग रहे थे। जैसे ही चूहे के आकार की विभीषिकाएं दिखाई दी, उनकी लहू रंग की निगाह तुरंत ढलान पर खड़े लोगों की ओर मुड़ गई, और उनकी क्रूर रोशनी के साथ उन्होंने एक कान फोड़ने वाली दहाड़ लगाई। चूहे के राक्षसों का झुंड तुरंत हरकत में आया, निडर होकर जलती हुई खाई की ओर दौड़ा और फिर दूसरी ओर मौजूद दूतों के साथ लड़ाई में शामिल हो गया। धमाका धमाका धमाका। दूत आमने सामने की लड़ाई में लगे थे, जिनमें विशाल मैक्रोफेज कुत्ते और मांस के शव भी शामिल थे, जिन्हें ठेकेदारों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, और वे फायरवॉल को पार करने वाले चूहे के राक्षसों के साथ लड़ना शुरू कर चुके थे। शुद्ध युद्ध शक्ति के मामले में चूहे के राक्षस यकीनन कमजोर थे। मांस के शवों द्वारा पकड़े जाने पर वे बुरी तरह से फट रहे थे, लेकिन चूहे के राक्षस संख्या में बहुत ज्यादा थे। प्रत्येक दूत को कई चूहे के राक्षसों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे लड़ाई बेहद क्रूर हो गई थी। सौभाग्य से हथियार चला रहे ठेकेदार लगातार अपने दूतों के साथ सहयोग कर रहे थे, ताकि चूहे के राक्षसों को मारा जा सके, और मारे गए चूहे के राक्षसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा प्रथम श्रेणी, उच्च ग्रेड और प्रथम स्तर मध्यवर्ती दूत तोड़फोड़ करने वाले बिंदुओं पर थे। इन क्षेत्रों में चूहे के राक्षसों को खदेड़ रहे थे। आसपास के दूतों को संयुक्त रूप से चूहे के राक्षसों को खत्म करने में मदद कर रहे थे। लड़ रहे सभी दूतों में मयंक की टीम सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी, जिसमें देवाशीष, तिशा और अन्य ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन लोहे के कवच वाले दूत जो क्लीवर चला रहे थे, पर्याप्त भयंकर थे। एक लोहे की दीवार की तरह उन्होंने घुसने की कोशिश कर रहे सभी चूहे के राक्षसों को रोका। उनके ब्लेड उठते और गिरते हुए उनके चूहे के सिर काट रहे थे। ये लोहे की खाल वाले राक्षसों की एक सेना थी। विशाल मैक्रोफेज कुत्ते जैसे प्राणी भी लोहे के कवच में ढके थे, जिनकी गर्दन के चारों ओर कीलदार लोहे के कॉलर थे। चूहे के राक्षसों द्वारा घेरे जाने पर भी वे आसानी से घायल नहीं हो रहे थे। हालांकि मयंक के लड़ाके राइफल नहीं चला रहे थे, फिर भी उनके हाथों में क्रॉसबो तीर शक्तिशाली थे। दूतों को नियंत्रित करते हुए वे चूहे के राक्षसों पर गोली चला रहे थे, और बस एक पल में जमीन पर पहले से ही 200 से 300 चूहे के राक्षसों के शव पड़े थे। दहाड़ आगे बढ़ने में असफल, चारों चूहे के आकार की विभीषिकाएं और भी ज्यादा खूंखार हो गईं। बड़े कदमों से आगे बढ़ती रहीं, उनके पीछे हजारों चूहे के राक्षस थे। तन्मय और रिजु के चेहरे थोड़े गंभीर हो गए। ये चारों राक्षस स्पष्ट रूप से द्वितीय श्रेणी की शक्ति के थे, जो टोही में पता चले राक्षसों से 2 ज्यादा थे। रक्षात्मक रेखा उन्हें रोकना असंभव था। अगर वे भेदने में कामयाब रहे तो चूहे के राक्षसों के खिलाफ वर्तमान लड़ाई निस्संदेह बाधित हो जाएगी। अनु, डब्बो, अपने दूतों को कार्रवाई करने दो, उन्होंने कहा। हाँ, सेना के खिलाफ सेना, जनरल के खिलाफ जनरल। लहर की तरह चूहे के ज्वार का सामना करते हुए दोनों ने ताकत बचाने और संभावित रूप से विशाल राक्षसों के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए वहीं रुके रहे थे। दहाड़, एक धीमी दहाड़ गूंजी, और छाया कवच राक्षस और छाया कवच अत्याचारी तुरंत युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। अत्याचारी अनु का दूसरा दूत था। सिर्फ 10 दिन पहले ये केवल प्रथम श्रेणी उच्च ग्रेड था, लेकिन अब भारी संसाधन निवेश और छाया कवच राक्षस को दिए गए इंजेक्शनों के साथ आखिरकार इसने कायापलट किया और द्वितीय श्रेणी निम्न प्रेरित बन गया। छाया कवच अत्याचारी छाया कवच राक्षस की तरह लगभग 5 मीटर ऊंचा खड़ा था, आकृति में और भी विशाल। एक हाथ पिच ब्लैक मोटे कवच से ढका एक बड़ा मुक्का था, जबकि दूसरा हाथ एक ब्लेड जैसा था, जो अत्यधिक नुकीला था। धम धम धम। जैसे ही दोनों दूत युद्ध के मैदान में घुसे, वे चार्ज हो गए। पहली मिट्टी की पहाड़ी को पार किया और चूहे के राक्षसों के समूह में गोता लगाया। लगातार हमला कर रहे थे, उनके रास्ते को रोकने वाले किसी भी चूहे के राक्षस को कुचल रहे थे। डब्बू ने भी एक साथ अपने दूतों को बुलाया, और 2 लंबे मानव रूपी अत्याचारी तुरंत युद्ध के मैदान में दिखाई दिए। हालांकि उन्हें अत्याचारी कहा जाता था, उनकी उपस्थिति नाटकीय रूप से बदल गई थी। एक बुलहेड अत्याचारी था, जिसका सिर पिच ब्लैक बेल का था। नुकीले दांत एक दानव जैसे दिखते थे, लगभग 7 मीटर ऊंचा खड़ा था और पिच ब्लैक बेल के बालों से ढका था, मजबूत पैरों के साथ। उसके हाथों में एक भयानक रूप से बड़ी कुल्हाड़ी थी, जो जैसे ही प्रकट हुई अपने सामने के चूहे के राक्षसों को बहलाती रही, फिर चूहे के आकार की विभीषिकाओं पर चार्ज हो गई।
दूसरे की रीढ़ मुड़ी हुई थी, शरीर झुका हुआ था और एक त्रिकोणीय सिर था जैसे किसी मंटिस कीट का। पीसने वाले जबड़े ब्लेड की तरह थे और घुमावदार हाथ दरांती की तरह थे। कठोर पदार्थ और हड्डियां नुकीले ब्लेड बना रही थीं। जैसे ही ब्लेड मंटिस अत्याचारी दिखाई दिया, एक छलांग के साथ ये बुलहेड अत्याचारी को पार कर गया, चूहे के राक्षसों के झुंड के बीच उतरा। चूहे के राक्षस दहशत में चिल्लाए, उस पर चिपके रहने और उसके मांस को काटने की कोशिश कर रहे थे, इस राक्षस को मारने के लिए। लेकिन फिर ब्लेड की रोशनी की एक चमक, नुकीले दरांती जैसे हाथ क्षैतिज रूप से बह गए, अपने सामने 2 मीटर के भीतर सभी चूहे के राक्षसों को आधा काट दिया। चूहे के राक्षसों के झुंड की गति सीधे बाधित हो गई और चारों चूहे के आकार की विभीषिकाओं ने भी दुर्जय दुश्मनों के प्रकट होने को महसूस किया। दहाड़ते हुए वे एक भयंकर लड़ाई में भाग लेने के लिए आगे बढ़े। चारों दूत चारों चूहे के आकार की विभीषिकाओं के आकार के तुलनीय थे। एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष में उन्होंने जल्दी से आसपास के चूहे के राक्षसों को कुचल दिया, वार का आदान प्रदान किया और अपने शरीरों पर और घाव जमा किए। चूहे के राक्षस अभी भी सहायता कर रहे थे, खासकर प्रथम श्रेणी उच्च ग्रेड चूहे के राक्षस जो बैलों जितने बड़े थे, चारों दूतों को घेरने के लिए पास आ रहे थे। रिजू का भाव थोड़ा बदल गया, ये जानते हुए कि केवल उनकी शक्ति पर निर्भर रहने से भले ही वे चारों चूहे के आकार की विभीषिकाओं को हरा दें, उनके घायल होने की संभावना थी। मयंक, हमें आपको पहले कदम उठाने की जरूरत हो सकती है, उन्होंने कहा। अभी तक अन्न भंडार का समय नहीं हुआ था और मयंक के लड़ाई में शामिल होने का मतलब भी संसाधनों की खपत होगा, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। लेकिन मयंक बस मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, हमारे पास बहुत लोग हैं। रिजू और तन्मय चौंक गए, लेकिन अगले ही पल देवाशीष के हाथ पर रक्त आत्मा की पुस्तक चमक उठी और भक्षक और हड्डी कवच विशाल सुअर दोनों युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। तिशा और ऋतिका ने भी अपने दूतों को बुलाया, दानव आंख मकड़ी महिला, परग्रही कांटा कृमि और ऋतिका का सड़ा हुआ चूहा मानव। अचानक 5 अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी निम्न प्रेरितों के साथ तन्मय और रिजू दोनों दंग रह गए। वास्तव में छिपी हुई क्षमताएं। रिजू का दिल हैरान था। हालांकि उन्होंने पहले देवाशीष और तिशा को 100 आंखों वाले राक्षस के खिलाफ संक्षिप्त कदम उठाते देखा था, लेकिन वे उस समय दोहरी द्वितीय श्रेणी प्रेरित नहीं थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि युवा महिला जो मुख्य प्रबंधक लगती थी, वह भी एक द्वितीय श्रेणी ठेकेदार थी। जैसे ही तीनों लोगों के प्रेरित प्रकट हुए, वे तुरंत युद्ध के मैदान की सहायता के लिए दौड़ पड़े। जब तिशा की दानव आंख मकड़ी महिला युद्ध के मैदान में टूटी, तो उसकी दानव आंख से लाल रोशनी की एक चमक ने तुरंत उसके सामने के अधिकांश चूहे के प्राणियों के दिमाग पर असर डाला, जिससे वे अकड़ गए और कांपने लगे। परग्रही कांटा कृमि ने लगातार वार किए, उसके नुकीले पंजे चूहे के प्राणियों के शरीरों को काट रहे थे, उन्हें फाड़ रहे थे और एक खूनी रास्ता बना रहे थे। देवाशीष और भी ज्यादा सीधा था, भक्षक का दाहिना हाथ लंबा हो गया, एक चाबुक की तरह बह गया और उसका खुला मुंह एक के बाद एक चूहे के प्राणियों को निगल गया, उन्हें एक चौंकाने वाली गति से मार रहा था। पास के हड्डी कवच विशाल सुअर ने अपनी कौशल हड्डी कवच का इस्तेमाल किया और अपने कवच में ढका हुआ उसने पूरे बल से चार्ज किया और टक्कर मारी, अपने रास्ते में खड़े किसी भी चूहे के प्राणी को चकनाचूर कर दिया। ऋतिका का प्रेरित निस्संदेह कोमल था, छाया प्रहार उसके शरीर को ढक रहा था। सड़ा हुआ चूहा मानव एक काली पोशाक के नीचे एक हत्यारे की तरह अपने नुकीले पंजों को चूहे के प्राणियों के शरीरों पर काट रहा था। एक मामूली सती घाव भी चूहे के प्राणियों को जल्दी से नीचे लाएगा, जहां वे जहर के कारण मर जाएंगे। उनके थूकने वाला काला खून भी पास के चूहे के प्राणियों को एक नींद वाली मौत में गिरा देगा। मारे गए हर चूहे के प्राणी के साथ उनके आसपास कई और मर जाएंगे। सौभाग्य से ये केवल सड़े हुए चूहे मानव का उन्नत सड़ा हुआ जहर था, न कि एक अनियंत्रित रूप से फैलने वाला प्लेग, अन्यथा केवल हजारों ही नहीं बल्कि दसियों हजारों चूहे के प्राणी भी इस विष का सामना नहीं कर पाते। जैसे ही द्वितीय श्रेणी निम्न प्रेरित युद्ध के मैदान में घुसे, उन्होंने रास्ते में 1000 से कम चूहे के प्राणियों को नहीं मारा, और इस तरह के हमले ने चूहे के प्राणियों के आंदोलनों को भी बाधित किया, उनकी आक्रामक गति को धीमा कर दिया। चूहे के आकार की विभीषिका ने और अधिक शक्तिशाली विरोधियों के प्रकट होने को महसूस किया और अचानक उन्मत्त हो गई। अनु और दब्बू के प्रेरितों से निपटने के प्रयास में उसके लड़ने की आवाज़ें और भी ज्यादा जोर से उठी, क्योंकि इसने घावों के लिए वार का आदान प्रदान किया। स्थिति को धीरे धीरे स्थिर होते देख तन्मय और रिजू को आश्वासन मिला, जबकि दक्षिणी शहर के गार्ड दंग रह गए। उन्होंने इस शिविर के लोगों के इतने भयंकर होने की उम्मीद नहीं की थी, जिसमें 3 द्वितीय श्रेणी ठेकेदार थे। नहीं, सिर्फ 3 नहीं, कई लोगों ने मयंक की ओर गुप्त रूप से देखा, ये सोचकर कि वह किस तरह का राक्षस हो सकता है जो द्वितीय श्रेणी ठेकेदारों को अधीनस्थ के रूप में आज्ञा देता है और रिजू और तन्मय जैसे लोगों से बात करता है। लड़ाई जारी रही। पहले चूहे के आकार की विभीषिका को देवाशीष के 2 प्रेरितों ने खोजा।
उस समय छाया कवच राक्षस इसके साथ उलझ रहा था। उसके नुकीले हाथ के ब्लेड लगातार चूहे के आकार की विभीषिका के शरीर को काट रहे थे, लेकिन हर बार ऐसा करने पर मोटी त्वचा धीरे धीरे ठीक हो जाती थी। चूहे के आकार की विभीषिका के पास बहुत ज्यादा दिखावटी कौशल नहीं थे, लेकिन उसकी ताकत उसकी पुनर्योजी क्षमता और शुद्ध शक्ति में निहित थी। हालांकि यह छाया कवच राक्षस का मुकाबला नहीं कर रहा था, लेकिन लड़ाई को खींचने में उसे कोई समस्या नहीं थी, और चूहे के प्राणियों की सहायता से लड़ाई को खींचना इसके बजाय छाया कवच राक्षस को नुकसान में डाल देगा। लेकिन जैसे ही देवाशीष के प्रेरित दृश्य पर फूटे हड्डी कवच विशाल सुअर ने बेरहमी से उसमें टक्कर मारी। एक भारी भरकम ट्रक की तरह इसने धड़ाम से चूहे के आकार की विभीषिका को उड़ा दिया। चूहे के प्राणियों के एक हिस्से पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भक्षक ने सहजता से सहयोग किया, कूद गया और तुरंत चूहे के आकार की विभीषिका पर कदम रखा। उसके मुड़े हुए अंत और मुंह ने भक्षक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भक्षक उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा क्रूर था। उसका दाहिना हाथ फट गया और उसने एक ही बार में चूहे के आकार की विभीषिका के छोटे मुड़े हुए चूहे के सिरों में से एक को काट लिया। खून बह गया और मुंह से आने वाली कुचलने की आवाज भयावह थी। जरा सी भी दया के बिना मुंह ने चूहे के आकार की विभीषिका पर बार बार वार किया। हर काटने पर मांस फाड़ रहा था और छाती की मांसपेशियों को खोदने के बाद यह अचानक अंदर घुस गया। जल्द ही एक धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लिया। चूहे के आकार की विभीषिका मर गई। एक के मारे जाने से लड़ाई का पैमाना स्वाभाविक रूप से तेजी से झुक गया। तिशा की दानव आंख मकड़ी महिला और परग्रही कांटा कृमि ने मिलकर काम किया। मानसिक आघात से चूहे के आकार की विभीषिका के दिमाग को निशाना बनाया, इसे पागलपन में डाल दिया, जिसके बाद सिर पर लगातार वार किए गए। वार खोपड़ी में घुस गए, खून बाहर बह रहा था। चूहे के आकार की विभीषिका और भी ज्यादा हिंसक हो गई, अपनी सुरक्षा पूरी तरह से खो दी। और उसी पल में परग्रही कांटा कृमि और छाया कवच अत्याचारी एक सिर पर हमला कर रहा था और दूसरा अपने नुकीले ब्लेड को शरीर पर काट रहा था। उसे 3 टुकड़ों में काट दिया। मयंक ने युद्ध के मैदान को देखा। तिशा और देवाशीष द्वारा चूहे के आकार की विभीषिकाओं का ध्यान रखने के बाद वे बाकी चूहे के प्राणियों को मारने के लिए मुड़े। इस समय चूहे के प्राणी अभी भी लगातार बह रहे थे, केवल कुछ हजार या 10,000 से कहीं ज्यादा। मारे गए लोगों की संख्या पहले ही 5,000 को पार कर चुकी थी, लेकिन भीड़ घनी बनी रही। मयंक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसके हाथ में रक्त आत्मा की पुस्तक लाल चमक उठी और लंबा प्राचीन कृमि वृक्ष उसके बगल में प्रकट हुआ, अपने सुरक्षात्मक कर्तव्यों को शुरू कर दिया। उसी समय उसकी मानसिक आज्ञा का पालन करते हुए प्राचीन कृमि वृक्ष की लताएं और जड़ें तुरंत जमीन में घुस गईं, दूरी की ओर फैली हुई थीं। जैसे ही जड़ें फैल गईं, उन्होंने चूहे के प्राणियों के शरीरों को अवशोषित करना शुरू कर दिया, मांस के सार को मिलाना और बढ़ाना शुरू कर दिया। दीपक वृक्ष की रोशनी ने युद्ध के मैदान के और क्षेत्रों को प्रकाशित किया, और जैसे ही कोहरा थोड़ा कम हुआ, अचानक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। दूरी की ओर देखते हुए मयंक ने जमीन को सूझते हुए देखा। शोर गड़गड़ाहट जैसा था और उसने चेतावनी दी, कुछ बड़ा आ रहा है। अध्याय 130 पर्वत शव विशाल चूहा। चूहे के राक्षसों का झुंड तेजी से बिखर गया। अब पूरी ताकत से हमला नहीं कर रहा था, बल्कि तेजी से पीछे हट रहा था, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। आखिरकार एक भयानक आकृति कोहरे से निकली, धुंध के किनारे से बाहर कदम रखा। वह लंबा था, लगभग 10 मीटर ऊंचा खड़ा था। उसके अंग जमीन पर फैले हुए थे और उसकी शरीर की लंबाई लगभग 20 मीटर थी। ये हल्के रंग के लंबे बालों से ढका हुआ था, जो भालों की तरह मोटे थे। इसकी रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, जानवर के पंजों, लगभग सभी जोड़ों के क्षेत्रों पर हल्के रंग की हड्डियां सजी थीं, जो एक अत्यंत मजबूत उदास आभा बिखेर रही थीं। ये किस तरह का विशालकाय जानवर है? दक्षिणी शहर के गार्डों में नागरिक मूल के योद्धा डर के मारे कांप उठे, क्योंकि उनके खुफिया जानकारी में इस विशाल जानवर का उल्लेख नहीं था। तन्मय और रिजू के चेहरे गंभीर थे और उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, क्या ये चूहा राजा हो सकता है? क्या हम इसे नीचे गिरा सकते हैं? सवाल का बाद वाला हिस्सा पास में मौजूद मयंक की ओर निर्देशित था। अगर दूत इससे निपट नहीं पाए तो उन्हें बहुत सारे रासायनिक बमों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि क्या ये प्रक्रिया नियंत्रणीय थी। ऐसे राक्षस को रोकने के लिए शायद अधिक बलिदानों की जरूरत होगी। मयंक की आंखें अचानक प्रकट हुए इस विशाल चूहे के राक्षस पर टिकी थीं। उन्होंने कहा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उन्हें पहले कोशिश करने दो। हालांकि पर्वत शव विशाल चूहा अत्यंत प्रभावशाली था, लेकिन ये बहुत जबरदस्त नहीं था। समस्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। बूढ़े देवाशीष, तुम लोग एक साथ इस पर जाओ। मयंक ने देवाशीष को निर्देश दिया, जिसने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं अभी जा रहा हूं। अब तक 4 चूहे के आकार की विभीषिकाओं से निपटा जा चुका था।
3 का समाधान हो गया था, जबकि एक अभी भी सड़े हुए चूहे मानव और ब्लेड मंटिस अत्याचारी के साथ लड़ रहा था। ब्लेड मंटिस अत्याचारी तेजी से पास आया, उसके ब्लेड जैसे अग्रभाग तेजी से काट रहे थे, चूहे के आकार की विभीषिका के सामने एक बड़ा घाव बना रहे थे। इस पल सड़े हुए चूहा मानव ने अपने छाया प्रहार को अंजाम दिया, तेजी से चूहे के आकार की विभीषिका के सामने दौड़ पड़ा, कई पंजों से वार किया। एक गहरा बैंगनी रंग चूहे के आकार की विभीषिका के शरीर पर फैल गया, तेजी से सड़ने वाले कट लगभग उसके पूरे शरीर को घेर रहे थे। ये सड़े हुए चूहे मानव का उन्नत सड़ा हुआ जहर था, जो लड़ाई शुरू होने के बाद से लगातार चूहे के आकार की विभीषिका के शरीर को नष्ट कर रहा था। आखिरकार विषाक्त पदार्थों का संचय एक सीमा तक पहुंच गया और जल्द ही चूहे के आकार की विभीषिका लड़खड़ा गई और अंततः जमीन पर गिर गई। कैप्टन डब्बो, आपका बुलहेड अत्याचारी सबसे बड़ा है, पहले बूढ़े देवाशीष की मदद के लिए जाओ, उस प्राणी का सामना करने के लिए। मैं जल्द ही तुम्हारी मदद के लिए आता हूँ। ठीक है, डब्बू ने निर्णायक रूप से सहमति व्यक्त की और बुलहेड अत्याचारी और ब्लेड मंटिस अत्याचारी तेजी से पर्वत शव विशाल चूहे की ओर चार्ज हो गए। चून की नाली पहले चूहे के राक्षसों से भर गई थी, हालांकि मौजूद सभी द्वितीय श्रेणी ठेकेदार उल्लेखनीय युद्ध शक्ति का दावा कर रहे थे, किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से लड़ाई में प्रवेश नहीं किया था, इस प्रकार सभी दूर से अपने दूतों को नियंत्रित कर रहे थे। इस प्रकार उनके बीच संचार बहुत आसान हो गया था और एक सहमति पर पहुंचने के बाद सभी द्वितीय श्रेणी निम्न ग्रेड दूत तेजी से पर्वत शव विशाल चूहे की ओर दौड़ पड़े। देवाशीष का हड्डी कवच विशाल सुअर सबसे तेजी से चार्ज हुआ, द्वितीय श्रेणी निम्न ग्रेड के रूप में रैंकिंग के बाद पहले ही 5 मीटर की ऊंचाई और शरीर की लंबाई में लगभग 7 मीटर तक पहुंच गया था। उसका चार्ज एक छोटे पहाड़ के चलने जैसा था। यह जोर से टकराया, उसके नुकीले दांत पर्वत शव विशाल चूहे की खाल में घुस गए, तुरंत डूब गए और चमकीला लाल खून बाहर उछला। दहाड़! पर्वत शव विशाल चूहे ने गुस्से में दहाड़ लगाई, उसका विशाल हड्डी का पंजा हड्डी कवच विशाल सुअर की ओर वार किया। एक दबी हुई आवाज के साथ हड्डी कवच विशाल सुअर को हवा में फेंक दिया गया और जमीन पर जोर से पटक दिया गया। हड्डी कवच विशाल सुअर लड़खड़ा कर उठा, हड्डी का कवच फैलना जारी रहा और पर्वत शव विशाल चूहे के प्रभाव से हुई दरारों की मरम्मत कर रहा था। हालांकि उसी पल पर्वत शव विशाल चूहे के हड्डी के पंजे पहले ही विशाल सुअर को तब तक मारने के लिए पीछा कर रहे थे जब तक वह नीचे नहीं था। भक्षक अचानक आगे बढ़ा, उसका दाहिना हाथ लंबा हो गया। एक बार जब उसने अपनी सख्त करने की कौशल को सक्रिय किया तो पूरे हाथ ने पर्वत शव विशाल चूहे के हड्डी के पंजे के खिलाफ बेरहमी से एक चेन हथौड़े की तरह घुमाया। भारी धड़ाम की आवाज ने हड्डी के पंजे को हवा में फेंक दिया। भक्षक तेजी से आगे बढ़ा, एक पल में 10 मीटर से अधिक कूद गया, सीधे पर्वत शव विशाल चूहे की पीठ पर कूद गया। उसका घूमता हुआ दाहिना हाथ जल्दी से दिशा बदल गया, शव पर एक असुरक्षित जगह को काटते हुए तुरंत मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया। पर्वत शव विशाल चूहा गुस्से में भक्षक को उतारने की कोशिश में अपने शरीर को हिलाया, लेकिन भक्षक का दाहिना हाथ पहले ही रीढ़ की हड्डी के नुकीले कांटों के चारों ओर लपेटा गया था, माउंट ताई जितना स्थिर था। कई बार हिलाने पर भक्षक को हटाने में असफल रहने के बाद पर्वत शव विशाल चूहे ने गुस्से में दहाड़ लगाई, हड्डी के नुकीले कांटे कांप उठे और फिर एक सीटी की आवाज के साथ बाहर निकल आए। भक्षक ने तेजी से चकमा दिया, लेकिन हड्डी के नुकीले कांटे अविश्वसनीय रूप से तेज थे, उसके कंधे को छेदते हुए और उसे जमीन पर गिरा दिया। धमाका, धमाका, धमाका! जैसे ही पर्वत शव विशाल चूहा हावी हो रहा था, भारी कदमों की आवाज पहले ही पास आ रही थी। बुलहेड अत्याचारी पर्वत शव विशाल चूहे पर सिर के बल चार्ज कर रहा था। पर्वत शव विशाल चूहे का हड्डी का पंजा उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अगले पल में बुलहेड अत्याचारी द्वारा दोनों हाथों की ताकत का उपयोग करके इसे मजबूती से विरोध किया गया, दृढ़ता से प्रतिरोध किया गया। उसकी गति अस्थायी रूप से बाधित हो गई और उसी पल में ब्लेड मंटिस अत्याचारी, छाया कवच राक्षस और दानव आंख मकड़ी महिला एक के बाद एक आ गए। दानव आंख मकड़ी महिला ने सीधे अपनी दानव आंख का उपयोग किया। एक गहरे लाल रंग की नज़र मानसिक आघात से भरी हुई थी, पर्वत शव विशाल चूहे के दिमाग पर हमला कर रही थी। उसके आत्मा पर वार करने वाले हथौड़े की तरह दिमाग तेजी से कंपन हुआ, उसकी हरकतें सुस्त हो गईं। अगर पर्वत शव विशाल चूहा थोड़ा मजबूत नहीं होता तो यह शायद थोड़े समय के लिए हिलने में असमर्थ होता। हालांकि भले ही दानव आंख ने घातक क्षति नहीं पहुंचाई, पर्वत शव विशाल चूहे की हार का भाग्य अपरिवर्तित रहा। बाकी दूतों ने घेरना और हमला करना शुरू कर दिया। 1 या 2 दूत पर्वत शव विशाल चूहे का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन अब पूरी तरह से 8 दूत थे और ऋतिका द्वारा अनुबंध पूरा करने के बाद 2 और दूत लड़ाई में शामिल हो गए। 10 के खिलाफ 1 गंभीर रूप से घायल पर्वत शव विशाल चूहे को अपनी जान गंवाने में देर नहीं लगी।
जैसे ही पर्वत शव विशाल चूहे का शरीर गिरा, चूहे के राक्षसों का झुंड डर गया और धुंध के बाहरी इलाके की ओर पीछे हट गया, तेजी से घटते ज्वार की तरह वे पीछे हट रहे थे। आखिरकार सभी नेता जैसे राक्षस मारे जा चुके थे। वे उन प्राणियों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे जिनका वे वर्तमान में सामना कर रहे थे। लगभग 3 से 4 हजार चूहे के राक्षस उन्माद में भाग गए और मयंक की आंखें सिकुड़ गईं। एक मुस्कान का खुलासा हुआ। वे सभी बच नहीं सकते थे। प्राचीन कृमि वृक्ष की लताएं अचानक जमीन से निकलीं, चूहे के प्राणियों के झुंड पर बह गईं। एक के बाद एक को गला घोंट दिया, जबकि देवाशीष और अन्य परिश्रम से उबरते हुए तुरंत अपने दूतों को भी नरसंहार में शामिल होने के लिए नियंत्रित किया। 10 द्वितीय श्रेणी निम्न ग्रेड दूतों का चार्ज मांस पीसने वाली मशीनों की एक पंक्ति की तरह लगातार चूहे के प्राणियों के जीवन को काट रहा था। 20 मिनट से भी कम समय में युद्ध के मैदान में शायद ही कोई चूहे का राक्षस बचा था और ज्यादा से ज्यादा केवल कुछ 100 ही बच निकले। आखिरकार ये खत्म हो गया। रिजु ने आखिरकार राहत की सांस ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी लंबी लड़ाई इतने सारे जीवों को आकर्षित करेगी, कम से कम 10,000 चूहे के प्राणी और यहाँ तक कि 5 द्वितीय श्रेणी के राक्षस भी। खासकर वह पर्वत शव विशाल चूहा, उसकी ताकत अप्रत्याशित रूप से दुर्जय थी। वह तो नेता भी नहीं था। हालांकि मयंक की आवाज आई, जिससे रिजु हैरान होकर देखने लगा। क्या मयंक सही कह रहा है? नेता अभी भी अन्न भंडार में हो सकता है। अलका की आवाज धीरे से आई। उन चूहे के राक्षसों ने अपने आखिरी पलायन के दौरान भी कुछ हद तक व्यवस्था बनाए रखी। ये पूरी तरह से बिखराव नहीं था। इसके अलावा इसकी शक्ल से वह विशाल चूहा एक प्रजनन मादा जैसा नहीं लगता। चूहे के प्राणी इतनी तेजी से प्रजनन कर सकते थे। केवल 2 संभावनाएं थीं। एक प्रजनन रानी थी जो एक बग हाइव के समान थी, जैसे रानी चींटियां या रानी मधुमक्खियां। दूसरी संभावना एकमात्र समूह का एक संबंधित पैमाना था जिसमें कई विशेष प्रजनन मादाएं थीं। हालांकि इस लड़ाई में कोई अलग प्रजनन मादा नहीं मिली, इसलिए यह अंतिम राक्षस होने की संभावना नहीं है। रिजु का भाव गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। चलो आराम के लिए दूतों को याद करने के लिए घुमाएं और 3 घंटे बाद अन्न भंडार की ओर बढ़ें। दूतों के साथ लड़ाई में एक ठेकेदार की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी खपत होती है, खासकर उनके शरीर के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा। जब तक कोई मयंक जैसा राक्षस न हो, लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई महत्वपूर्ण तनाव रखती है। आदेश प्राप्त होने पर सभी ने तुरंत बारी बारी से आराम करना शुरू कर दिया। इस बीच मयंक के स्थान पर प्राचीन कृमि वृक्ष की लताएं लगातार फैलती रहीं और फिर लगातार इन चूहे के प्राणियों के शरीरों को एक के बाद एक निगलती रहीं। 3 चूहे के आकार की विभीषिकाओं को भी मयंक ने नहीं बख्शा। उसने सीधे समलन शुरू किया, उनके शरीरों को मांस के सार की समलन प्रगति में शामिल किया। इससे समलन की प्रगति में काफी वृद्धि हुई। 1 घंटे के बाद 3000 से अधिक चूहे के प्राणियों के शरीरों और एक चूहे के आकार की विभीषिका को सम्मिलित करने के बाद मांस के सार की समलन प्रगति भर गई। LV3 मांस के सार का समलन पूरा हुआ। प्राचीन कृमि वृक्ष ने कौशल उन्नति प्राप्त की। LV3 वृक्ष जनित कृमि, LV2 वृक्ष गर्भ। मयंक की आंखें चमक उठीं। उसकी आत्मा थोड़ी शांत हो गई। कौशल में बदलाव को महसूस करते हुए वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। LV3 वृक्ष जनित कृमि के साथ कृमियों की संख्या 300 तक बढ़ गई, जिसकी सीमा 1500 मीटर थी। संख्या और सीमा दोनों में काफी वृद्धि हुई थी। ऐसी विस्तार रणनीति का पालन करते हुए चूहे के प्राणियों जैसी सेना बनाना असंभव नहीं था। और LV2 वृक्ष गर्भ में बदलाव ने मयंक को और भी ज्यादा उत्साहित कर दिया, क्योंकि वृक्ष गर्भ पाले हुए जानवरों का कोटा बढ़ गया था। परग्रही कांटा कृमि द्वारा कब्जा किया गया मूल एकल आवंटन 1 से बढ़ा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि मयंक अब या तो 2 परग्रही कांटा कृमियों को पाल सकता था या एक नया पाला हुआ जानवर पैदा कर सकता था। जैसे जैसे प्राचीन कृमि वृक्ष के कौशल उन्नत हुए, पेड़ का आकार भी धीरे धीरे बढ़ गया। इसकी उपस्थिति और भी ज्यादा प्रभावशाली हो गई और दीपक वृक्ष की चमक थोड़ी और तेज होती दिखी। सभी, विशेष रूप से दक्षिणी शहर के गार्ड, प्राचीन कृमि वृक्ष के बदलते हुए रूप को देखकर विस्मय में थे। उनके दिलों में गहराई से सदमा लगा। बस इतनी सरलता से मजबूत हो गया। उन्होंने केवल प्राचीन कृमि वृक्ष को उन चूहे के प्राणियों के शरीरों को निगलते हुए देखा था, ये सोचते हुए कि ऐसा निगलना सीरम से कम प्रभावी था, यहाँ तक कि इसे बर्बादी भी मानते थे। आखिरकार इतने सारे राक्षस शरीर काफी सीरम को परिष्कृत कर सकते थे, भले ही वे जीवित शरीरों जितने अच्छे न हो, लेकिन अब ये सब निगल लिया गया था। फिर भी ताकत में अचानक वृद्धि पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। ये फिर से मजबूत हो गया है। ऐसी प्रतिभा वास्तव में अपमानजनक है और ये दूतों पर भी काम करती है। रिजु का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसका दिल भी उतना ही चौंक गया, ये सोचकर कि क्या हर दूत निगल सकता है और विकसित हो सकता है।
जितना अधिक वे उन्नत होते गए, उतने अधिक दूत होते गए, उतने ही वे मजबूत होते गए, उतने ही अधिक जीवों को वे सम्मिलित कर सकते थे। मजबूत होने के ऐसे तरीके से कैसे ईर्ष्या न हो। कम से कम उसकी शक्ति जितनी मजबूत होगी, उतनी ही मजबूती से वह अन्न भंडार को सुरक्षित कर सकता है। पुराने दोस्त तन्मय ने भी ऊंचे प्राचीन कृमि वृक्ष पर एक नज़र डाली, धीरे से बोलते हुए। रिजू ने अपना सिर हिलाया, बस बोलने ही वाला था, जब अचानक उसने रॉकी को तेजी से पहाड़ी पर दौड़ते हुए देखा। निदेशक रिजू, निदेशक तन्मय, युद्ध के मैदान की सफाई करते समय हमें एक बड़ा छेद मिला। दिशा भूमिगत गुफा की ओर इशारा करती है।